अब हम जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने ट्विटर पर आज पोस्ट किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस ऑडियो संदेश में कश्मीर में धारा 370 को दोबारा हासिल करने का ऐलान किया है। 434 दिन के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की हिरासत से महबूबा मुफ्ती को मंगलवार की रात को रिहा किया गया था और आप ये सोचिए कि रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने अपना असली रंग तुरंत दिखा दिया और उन्होंने पूरे देश को, दुनिया को यह बता दिया कि उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है और वो आज भी देश को तोड़ने के लिए बेताब हैं। अपनी रिहाई के 2 घंटे बाद ही महबूबा मुफ्ती ने काली स्क्रीन करके यानी ब्लैक स्क्रीन करके एक ऑडियो संदेश ट्वीट किया। ब्लैक स्क्रीन ये दिखाने के लिए कि वो बहुत शोक में है। सबसे पहले हम आपको महबूबा मुफ्ती के इसी ऑडियो संदेश का एक हिस्सा सुनाते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। सुनिए आप। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। तो महबूबा मुफ्ती असल में यह कह रही हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो मेरी राजनीतिक दुकान बंद कर दी, कश्मीर में धारा 370 हटाकर, मुझे वो दुकान वापस चाहिए। मुझे उस दुकान पर दोबारा बैठना है और मुझे उस दुकान को फिर से शुरू करना है। केंद्र सरकार ने उस दुकान पर शटर गिरा दिया था, वो दुकान बंद हो गई थी। महबूबा मुफ्ती इतने समय तक, 400 से ज़्यादा दिन तक वो हिरासत में रहीं, यानी हाउस अरेस्ट के तहत रहीं और हमें ये लग रहा था कि शायद अब उनके विचार बदल जाएंगे, लेकिन उनके विचार वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज भी वो देश के टुकड़े ही करना चाहती हैं और आते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन उनके इस बयान के पीछे जो भाव है वो ये है कि उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान फिर से शुरू करनी है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने के लिए चीन से मदद मांगी थी। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि 370 दोबारा लागू करके मानेंगे और फारूक अब्दुल्ला तो चीन के पास पहुंच गए। वो ये कह रहे हैं कि हम तो चीन की मदद से अब धारा 370 लागू करेंगे। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट की है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनसे मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचे हैं और यह तस्वीर उसी समय की है। बड़ा सा बंगला है, बंगले के लॉन में ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिस शानदार लॉन में बैठे हुए हैं वो महबूबा मुफ्ती का सरकारी आवास है, यानी वो बंगला जो सरकार ने उन्हें दिया है। बतौर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसी बंगले में रहती थी। वो सारी सुख सुविधाएं जो उन्हें उस समय मिलती थी, आज भी उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं और वो सब कुछ सरकार से जा रहा है। और सरकार से जाने का मतलब यह है कि भारत के टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है, हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। जिस बंगले में ये मीटिंग चल रही है, ये इस बंगले का पूरा खर्चा हमारी और आपकी जेब से जाता है। महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में आज भी SSG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप तैनात है। सुरक्षा और उनके घर पर होने वाला खर्च आज भी सरकारी खजाने से ही जाता है, यानी आपकी और हमारी जेब से जाता है। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जिन मकानों में रहते हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, इनका स्टाफ, इनके घर का खर्चा, इनके बड़े बड़े बंगले, इनके बड़े बड़े लॉन, सब कुछ भारत सरकार से जाता है या फिर राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से जाता है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती देश की संसद के अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसी संसद से मिलने वाली तनख्वाह आज भी फारूक अब्दुल्ला के बैंक अकाउंट में जाती है, क्योंकि वो उसी संसद के सदस्य हैं, MP हैं। लटियंस दिल्ली में उन्हें जो सरकारी बंगला मिला हुआ है, लटियंस जोन में उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई है, उसका खर्च भी भारत सरकार ही उठाती है।
जो हवाई जहाज की मुफ्त टिकट उनको मिलती हैं, उनके और उनके असिस्टेंट को, उसका पैसा भी भारत सरकार ही देती है। पूर्व सांसद होने के नाते महबूबा मुफ्ती के खाते में भी पेंशन आती है। यह सारा पैसा देश के टैक्स पेयर की मेहनत का पैसा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे लोग देश तोड़ने की बातें खुलेआम करते रहेंगे और देश यूं ही उन्हें सुनता रहेगा। और खुलेआम तो कर ही रहे हैं, उसी देश के दिए हुए बंगले में बैठकर, उसी देश की दी हुई सुरक्षा के अंदर उसके घेरे में बैठकर, उसी देश का खाया हुआ खाना खाकर, दिया हुआ खाना खाकर, उसी देश से सारा पैसा लेकर, तनख्वाह लेकर देश तोड़ने की बात हो रही है। चीन के साथ मिलने की बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ मिलने की बात हो रही है। और ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर पूरा देश चुपचाप इन तस्वीरों को देखकर तालियां बजाता रहे। देश तालियां नहीं बजाएगा। देश का खून खौल रहा है जब वो इस तरह की तस्वीरें देखता है। आपको इस्तीफा देना होगा, सरकारी बंगला खाली करना होगा, भारत की सुरक्षा वापस करनी होगी, भारत से जो पेंशन मिलती है उसे रोकना होगा, और फारूक अब्दुल्ला को जो तनख्वाह मिलती है उसे भी रोकना होगा। और उसके बाद आपको जहां जाना है वहां जाइए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान सुनकर कुछ सवाल आपके जहन में जरूर होंगे। आइए अब उनका हम विश्लेषण करेंगे। पहली बात जो आप सोच रहे होंगे, अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे लोगों के रहते बाहरी दुश्मनों की जरूरत क्या है? जब अपने ही देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, तब हमें चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की जरूरत क्यों है? ये सारे लोग, इनके एजेंट तो हमारे देश में आज भी मौजूद हैं और हम ही इन्हें रहने के लिए बड़े बड़े बंगले दे रहे हैं। दूसरा सवाल, ऐसे देश विरोधी बयान देने की आजादी कब तक मिलती रहेगी? जब किसी सांसद को आपकी बात पसंद नहीं आती तो वो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता है, अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी कर देता है तो उस पर अवमानना का आरोप लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो भारत यानी देश के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ सड़क से संसद तक कोई आवाज उठती क्यों नहीं? इसलिए अगर आप आज कोर्ट के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो कोर्ट में आपके खिलाफ अवमानना का केस चलता है। संसद के खिलाफ बयान देते हैं, उसमें भी अवमानना का केस आ जाता है। सांसद प्रिविलेज कमेटी में आपकी शिकायत कर देते हैं अगर आप सांसद की बेइज्जती करें तो। लेकिन देश की बेइज्जती कोई भी करता रहे और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने संविधान की शपथ लेकर शासन किया था जम्मू कश्मीर पर, तब क्या इन्होंने राष्ट्रहित में कोई फैसला लिया होगा? आज ये सोचने का दिन है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये क्या सोचते होंगे, इनकी सोच क्या रही होगी? क्या कब उन्होंने उस समय एक बार भी भारत के पक्ष में कोई फैसला लिया होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है जहां आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, एनकाउंटर होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्य सरकार का उस समय कोई भी सहयोग मिलता होगा जब ये लोग मुख्यमंत्री थे? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के हाल के बयानों के बाद क्या उनके फैसलों की जांच भी नहीं होनी चाहिए? और चौथा प्रश्न है, जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेता संसद के फैसले को पलटने की बात खुलेआम करते हैं, तब इनकी संसद की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जाती? इन नेताओं की पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया जाता? महबूबा मुफ्ती इस समय पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को इसकी कमान सौंप रखी है, लेकिन पार्टी के फैसलों पर आखिरी मोहर उन्हीं की रहती है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कुछ कानूनी जानकारों से बात की। आज हम ये जानना चाहते थे कि हम क्या सिर्फ मीडिया पर ही इनकी आलोचना करके रुक जाएं या इनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है? कोई भारतीय नागरिक इस तरह के बयानों के खिलाफ देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहें तो, चाहे वो सांसद हों या विधायक, वो भी ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और हम आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं, आप अपने इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। यही हमारे कानून के हिसाब से होगा, यही लोकतंत्र के हिसाब से होगा। ऐसे बयान आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह के दायरे में आते हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस तरह के बयानों पर हमारी संसद क्या एक्शन ले सकती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद एक प्रस्ताव ला सकती है जिसके फारूक अब्दुल्ला जैसे संसद की सदस्यता जिससे रद्द की जा सकती है। चुनाव आयोग से ऐसी पार्टियों की सदस्यता खत्म की जाने की सिफारिश की जा सकती है।
आप संप्रभुता के बारे में, आप भारत के विघटन के बारे में बात करते हैं, उसको तोड़ने के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 124A ये सिडिशियस है। तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। मैं इस बारे में इलेक्शन कमीशन को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की बातों का संज्ञान लें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से देश की संप्रभुता के बारे में, उसके विघटन के बारे में बात करते हैं, देश की संप्रभुता को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मान्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। यहां एक बात आप सबको जरूर जाननी चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं और ये जम्मू कश्मीर के दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी निजी प्रॉपर्टी की तरह रखा है, अपनी जेब में। दोनों पार्टियां हर चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी रही हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करती रही हैं। यह सिलसिला हर चुनाव में चलता है। यानी इन दोनों दलों में कुछ कॉमन है तो वो है परिवारवाद और पाकिस्तान का समर्थन। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स इनमें कॉमन है। दशकों से इनकी राजनीति कमीशन अपने परिवार को सत्ता पर बिठाना और पाकिस्तान की हां में हां मिलाना रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों राजनीतिक दलों की ये दोनों दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, परिवारों की ये दुकानदारी बंद हो चुकी है। परिवार खतरे में आ गए हैं, पार्टियां खतरे में आ गई हैं, दुकानदारी खतरे में आ गई है। पाकिस्तान से मिलने वाली रसद पर रोक लग चुकी है। परिवारवाद की राजनीति का भविष्य अंधेरे में है। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की मौजूदा जुगलबंदी कुछ वैसी ही है जैसी 2 दिन पहले हमने पूरे बॉलीवुड में देखी थी। तो सोचिए, ये इतने बड़े विरोधी जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एक साथ कैसे आ गए? अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती के घर पहुंच गया उससे मिलने के लिए। यह कैसे हुआ? 2 विरोधी एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि इनके बीच में जो एक चीज कॉमन है वो है डर, और इस डर की वजह से ये तीनों लोग एक साथ आ गए हैं। जिस तरह से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आ गई, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो एक साथ आई, ये देश को बचाने के लिए नहीं आई, अपने आप को बचाने के लिए आई। 70 साल में पहली बार हमारा बॉलीवुड एकजुट हुआ, और जब हुआ भी तो देश को बचाने के लिए नहीं हुआ, अपने आप को बचाने के लिए हुआ। उसी तरह महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की यह दोस्ती भी शायद अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। यह अस्तित्व खत्म होने का डर है जो दोनों को आसपास ला रहा है, पास ला रहा है। डर बड़े बड़े दुश्मनों को भी एक साथ ला देता है, दोस्ती करा देता है। देश में मुसलमानों के अधिकारों या हितों का जब कोई मुद्दा उठता है, तब भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुलकर साथ आ जाते हैं। हम इसे बिल्कुल गलत नहीं मानते जब वो मुसलमानों के हित या अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला को यह नहीं पता कि चीन में मुसलमानों की क्या हालत है? किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने उन्हें डिटेंशन कैंप्स में ठूस कर रखा हुआ है? किस तरह चीन वहां मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला चीन से कोई सवाल नहीं पूछते, चीन से मदद की मांग खुलेआम करते हैं। और जब ये चीन से मदद मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, तो क्या उन्हें चीन के वीगर मुसलमानों की कोई चिंता नहीं? यहां से आपको पता चल जाएगा कि इनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.